माला जी की बॉडी एक लावारिस की तरह रो रही थी। मैं खून के आंसू थे जब लावारिस लाशों में, खून से लथपथ लाशों में माला जी को छोड़ा। माला जी एक ब्राह्मण लेडी हैं, एक ब्राह्मण लेडी का अपमान आप कर रहे हैं और अभी तक वो मॉर्चरी वार्ड में हैं। क्यों नहीं अभी तक आप जा रहे हैं और उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा रहे हैं, उनका संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं एक बेटी हूँ और मेरे 13 भाई हैं, मायके में मेरे 13 भाई हैं। 13 भाइयों में से एक भी भाई माला जी को अपने घर रखने के लिए एग्री नहीं था, ना ही किसी ने रखा है। मतलब माला जी की आप हालत सोचो कि एक दामाद के घर में, इस समाज में एक दामाद के घर में वो कैसे 1 साल से रह रही होंगी कि अभी तक हर्ष जी को वहाँ अपनी प्रेजेंस में पोस्टमार्टम करवा देना चाहिए था। वो इतना डिले क्यों कर रहे हैं? हमने फेसबुक पे हर्ष देव जी जो हमारे घर के सबसे बड़े भाई हैं, उनकी पोस्ट पे मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ था कि बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। जैसे ही मैंने वो पढ़ा तो मेरे माइंड में सवाल आया कि हमारे सबसे बड़े भाई अगर पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं तो मैं बॉडी यहाँ पे क्यों रखूँ? मुझे तो बॉडी को गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देना चाहिए। प्रोफेसर भीम सिंह, जम्मू कश्मीर में जब जम्मू संभाग का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, उस इतिहास में प्रोफेसर भीम सिंह का नाम सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। क्षेत्रीय दल जम्मू संभाग में बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, लेकिन पैंथर्स पार्टी के नाम से प्रोफेसर भीम सिंह ने एक संगठन खड़ा किया और उस समय खड़ा किया जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक बड़ा चेहरा थे और उन्हें शेर कश्मीर कहा जाता था। प्रोफेसर भीम सिंह ने बुरे से बुरा दौर, बुरे से बुरा वक्त देखा, लेकिन पैंथर्स पार्टी को वक्त के साथ वो एक ताकतवर दल बनाने में कामयाब हुए और पैंथर्स पार्टी ने 2002 में अपना सुनहरा दौर देखा जब पार्टी ने के 4 एमएलए चुनकर आए। इन सब चीजों का इतिहास साक्षी है। लेकिन उसके बाद जब प्रोफेसर भीम सिंह का अंतिम वक्त आया, आपको याद होगा मैंने आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू के वो दृश्य दिखाए थे कि प्रोफेसर भीम सिंह के पास परिवार का कोई भी आदमी नहीं था। उसके बाद प्रोफेसर भीम सिंह का देहांत हुआ, उनकी बेटी मृगनयनी सिंह और उनकी धर्मपत्नी जयमाला और बाकी परिवार के लोग सभी आए, उनका अंतिम संस्कार हुआ। बलवंत मनकोटिया उसमें शामिल थे। लेकिन आज उनकी धर्मपत्नी जयमाला, उनका भी देहांत हो चुका है। लेकिन विडंबना देखिए, वो जयमाला जो प्रोफेसर भीम सिंह की धर्मपत्नी, आज उनका शव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की मॉर्चरी में है और परिवार के लोग और परिवार से जुड़े हुए लोग मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक मॉर्चरी नहीं पहुंचे हैं। और जो परिवार के लोग उन्हें उनके देहांत के बाद घर ले आए थे, उन्होंने भी आनन फानन में उन्हें वापस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की मॉर्चरी में पहुंचा दिया। यह विडंबना जम्मू की है और इसके ऊपर पूरे जम्मू संभाग के समाज को सोचने की जरूरत है कि जिसने एक क्षेत्रीय दल बनाया और उस क्षेत्रीय दल को आवाज दी और यह कहा कि जम्मू संभाग को मजबूत करने के लिए दल मैंने बनाया है, उस शख्स के साथ क्या हुआ और उसकी धर्मपत्नी का शव इस समय मॉर्चरी में है और अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है क्योंकि उनका बेटा इंग्लैंड में है। मेरे साथ उनकी बेटी मृगनयनी सिंह है। ये उनके प्रोफेसर भीम सिंह के भाई की बेटी हैं, लेकिन माता की तरह और पिता की तरह ही इन्होंने प्रोफेसर भीम सिंह और उनकी धर्मपत्नी जयमाला सिंह को देखा है। इन्होंने जयमाला के शव को घर लाया था, लेकिन क्यों वापस मॉर्चरी में जाकर छोड़ना पड़ा? मृगनयनी जी, पहले तो इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि जयमाला जी का भी देहांत हुआ। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो रहते कहाँ थे? हॉस्पिटल में तो इस समय उनका शव ज़रूर है, लेकिन रहते कहाँ थे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये प्रार्थना करूँगी कि माला जी की आत्मा की शांति के लिए सब प्रेयर करें। और जो माला जी थी, प्रोफेसर भीम सिंह जी जब बीमार थे तो पहले से ही हमारे पास थी, और अब जब देहांत हो चुका था प्रोफेसर साहब का तो उसके बाद तो वो टोटली मेरे पास ही थी। आपके पास थी का मतलब ये है कि वो अपनी बेटी के घर में रहती थी या ये आपका ससुराल है, यहाँ पे रह रही हैं? नहीं, मेरे पास का मतलब है कि मैं प्रोफेसर जो मृगनयनी हूँ, भीम सिंह जी और माला जी ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है। मैं भतीजी तो हूँ पर मैं उनकी अडॉप्टेड डॉटर भी हूँ, और वो मेरे साथ मेरे ससुराल में रहती थी। ये तो आज मैं अपने मायके में ब्रदर के पास बैठी हूँ, तो वो मेरे ससुराल में मेरे साथ रहती थी। अच्छा, और मुझे ये भी याद है कि जिस समय उनके पास जो सरकारी आवास था, उस सरकारी आवास को जब सरकार ने उनसे लिया,
आप, मुझे याद है, गाड़ी में उस समय आई थी और जयमाला जी आपके साथ थी, तो वो आप ही के पास रह रही थी इतने समय से। तो इस पूरे कालखंड में कभी हर्षदेव सिंह या बाकी जो परिवार के लोग उनसे मिलने के लिए आए, उनका हालचाल पूछने के लिए आए? नहीं, उनसे कभी नहीं। अगर कोई मिलना आया तो मेरी छोटी सिस्टर और विलक्षण जी, इनके पास मैं उनको लाती थी। कभी कभी विलक्षण जी के पास किसी संडे को वो रहती थी और मेरी सिस्टर के पास रहती थी। तो इन दोनों के अलावा कभी कोई उनका हाल पूछने मेरे पास दमाना में, मेरे ससुराल में नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया? नहीं। कभी फोन शोन पर बातचीत हुई हो? फ़ोन पे उनसे बातचीत करते होंगे, मतलब मेरे साथ ऐसा कभी, मतलब मुझे कभी किसी ने कोई भी मतलब ऐसा नहीं बोला कि माला जी को हम रखेंगे या माला जी को हमारे पास रहना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बेटी हूँ, मैं एक बेटी हूँ और मेरे 13 भाई हैं। मायके में मेरे 13 भाई हैं। 13 भाइयों में से एक भी भाई माला जी को अपने घर रखने के लिए एग्री नहीं था, ना ही किसी ने रखा है। मतलब माला जी की आप हालत सोचो कि एक दामाद के घर में, इस समाज में एक दामाद के घर में वो कैसे 1 साल से रह रही होंगी, किस घुटन से वो अपने मन में सोचती होंगी। मैं किस घुटन में होंगी जिसने एक माँ को रखा 13 भाइयों के होते हुए। मतलब ये एक समाज के लिए खुला प्रश्न है, एक समाज के लिए कि क्या एक दामाद के घर माला जी रहती थी तो किस तरह से, मतलब आपका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं, हमारा जो जहाँ कोशिश अक्सर माँ की ये रहती है कि वो बेटी के घर में ना रहे, तो ये बात आप करें। मैं यही कह रही हूँ कि मतलब दामाद के घर में वो रही हैं, तो जबकि बेटों को रखना चाहिए था। अब बेटा एक बाहर है, लंदन है, अगर एक बेटा तो 12 भाई मेरे और भी हैं परिवार में, तो कोई भी भाई आगे बढ़ के उनको रख सकता था, लेकिन किसी ने रखा नहीं। मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद अब जो ये स्थिति बनी जिसमें आपको उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वहाँ पर उनका देहांत हुआ क्या था? पूरा एपिसोड क्या हुआ? पूरा एपिसोड हुआ कि ऐसे माला जी, मतलब हमारे ही घर में शाम के कोई 5 साढ़े 5 बजे के करीब की बात है, वो मतलब लॉबी में सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उनको ऐसे चक्कर सा आया। अगर उनका पाँव स्लिप होता ना तो वो हाथ पाँव पकड़ के गिरती नहीं, इतनी दूर से ऊपर से गिरती नहीं, स्लिप होती गिरती। तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऐसे जैसे चक्कर आया तो एकदम से वो गिरी। एकदम से वो गिरी और जब गिरी तो हमने उनको वहीं से उठाया और उनको हम बख्शीनगर हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ वो रही। ये कब गिरी, कितनी तारीख को गिरी थी, डेट कुछ? मतलब कल 7:20 पे उनकी डेथ हुई है, तो एक दिन पहले की ये बात है। 5:30 बजे परसों की बात। जी। ठीक है। तो गिरने के बाद आप उनको फौरन हॉस्पिटल लाए, तो डॉक्टर्स ने जूं ही आप पहुंचे क्या कहा आपको? डॉक्टर्स ने टोटल VIP ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट कर दिया। टीम बिल्कुल सर पे खड़ी रही। CCU उनको मिल गया, प्रॉपर वेंटिलेटर, पूरा उनका ट्रीटमेंट जो मतलब द बेस्ट डॉक्टर्स दे सकते थे उन्होंने दिया। तो उनकी डेथ हुई है 7:20 पे। यानी कल 7:20 पे उनका देहांत हो गया? हाँ, कल 7:20 पे उनकी डेथ हो गई है। मतलब 7:20 पे उन्होंने बोला, उसके बाद ECG हुई। मतलब ऐसे 8 बजे के बॉडी हैंड ओवर करते 50, मतलब उसके बाद उन्होंने ECG जो लास्ट करनी होती है, तो उसमें मतलब करीबन 7:45 के करीब मतलब डेड डिक्लेयर हुई हैं वो ऐसे 7:20। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने उनका जो शव था उसे घर लाया या आपने हॉस्पिटल में ही रहने दिया? देखो, एज पर द कल्चर बेटियों को अधिकार उसी टाइम तक है जब तक माँ जिंदा है, वो सेवा करते हैं। उसके बाद भाई अपना हक जताते हैं, लाशों पे भाई अपना हक जताते हैं। तो मैंने कहा कि अगर अब जिंदा जी तो मेरा अधिकार था, मैंने उनकी सेवा की है, लेकिन मरने के बाद मैंने अपने भाई के घर में लाया। यहाँ ये मेरा मायका है, मैंने अपने भाई के घर में लाया जो उनका बेटा है। मैंने यहाँ डेड बॉडी लाई, मेरा भाई साथ है। आप बात कर रहे हैं विलक्षण सिंह की, उनके घर में आप ले आए हो? हाँ, मैं विलक्षण सिंह जो मेरा रियल ब्रदर है, विलक्षण जी के घर में मैं बॉडी को लेके आई हूँ। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि मतलब ये आप करोगे। हाँ, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पे सिद्धड़ा में लाया। तो जब आपने सिद्धड़ा में लाया उसके बाद क्या हुआ? फिर दोबारा मॉर्चरी में ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे ही हमने सिद्धड़ा में लाया और अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया कि बॉडी सिद्धड़ा में पहुँच गई है, सुबह हम क्रिमेशन करेंगे, तो उसी समय हमने फेसबुक पे हर्षदेव जी जो हमारे घर के सबसे बड़े भाई हैं, उनकी पोस्ट पे मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ था कि बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। जैसे ही मैंने वो पढ़ा तो मेरे माइंड में सवाल आया कि हमारे सबसे बड़े भाई अगर पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं तो मैं बॉडी यहाँ पे क्यों रखूँ? मुझे तो बॉडी को गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देना चाहिए ताकि मेरे बड़े भाई साहब पोस्टमार्टम करवा सकें। तो हमने उसी टाइम हमने डिसीजन लिया, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगवाई
कि और उसी एम्बुलेंस में बॉडी जो मैं मॉर्चरी में डिपॉजिट करवा के आई कि जैसे ही मेरे बड़े भाई साहब आते हैं पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम करवाते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या, क्योंकि वो हेड ऑफ़ द फैमिली, परिवार, ये पारिवारिक मसला। मायके में मेरा कोई अधिकार नहीं था, मेरा इतना ही अधिकार था कि वो ज़िंदा थी तो मेरी थी। अब वो मर गई हैं तो मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है। मैंने वो हर्षदीप जी को हैंड ओवर कर दिए हैं कि उनकी वो फेसबुक पोस्ट पढ़ के कि अब वो जाएं पोस्टमार्टम करवाएं या संस्कार करें, वो उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा इतना ही था जितना फर्ज। ये कल कितने बजे आपने उनका जो शव था उसको वापस आपने मॉर्चरी पहुंचाया? टाइम तो वहाँ कैमरे लगे होते हैं, वैसे मुझे एक्यूरेट टाइम तो याद नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने डिस्कशन की कि जब पढ़ा तो परेशान हो गए कि ये क्या लिख रहे हैं और ये इसका क्या मतलब है। मतलब अगर आपको मेरे पे शक था तो आपने मेरे पास छोड़ा ही क्यों? प्रॉब्लम ये है कि आप तो उनको किसी भी दिन अपने पास रख सकते थे ना। मेरे पास छोड़ने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं था। मैं तो एक बेटी थी, मैं कोई बेटा तो थी ही नहीं कि मुझे रखना ही रखना है। तो मैं बेटी थी, तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे देखो, मुझे अपना करैक्टर असैसिनेट नहीं करना। मतलब उन्होंने फेसबुक के थ्रू हमें ये डिमांड की है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। भाई तुम मेरे बड़े भाई थे, एक कॉल करते कि भाई ऐसा है कि पोस्टमार्टम इनका करवा लो, बहुत बड़ी हस्ती है, सब पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो जब पोस्टमार्टम उन्होंने थ्रू फेसबुक बोला है तो हमने भी थ्रू फेसबुक ये मैसेज दे दिया है कि हमने बॉडी जो है मॉर्चरी में डिपॉजिट करवा दी है। और थ्रू फेसबुक ही ये मैसेज और आपके ज़रिए से भी हर चीज़ को ये मैसेज मैं देती हूँ कि जल्दबाजी करें थोड़ा सा। माला जी की बॉडी एक लावारिस की तरह रो रही थी। मैं खून के आंसू थे जब लावारिस लाशों में, खून से लथपथ लाशों में माला जी को छोड़ा। माला जी एक ब्राह्मण लेडी हैं, एक ब्राह्मण लेडी का अपमान आप कर रहे हैं। और मैंने अपने घर में मन में ये भी सोचती थी, हम राजपूत हैं और हम ब्राह्मणों को पुरोहित मानते हैं, और एक ब्राह्मण लेडी को आपने लावारिस की तरह उस मॉर्चरी वार्ड में रखवाया है और अभी तक वो मॉर्चरी वार्ड में है। क्यों नहीं अभी तक आप जा रहे हैं और उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा रहे हैं, उनका संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई नहीं गया है। जाना चाहिए ना। जब इन्होंने लिखा है कि पोस्टमार्टम में, तो हमने अपनी जिम्मेवारी दे दी ना, हमने मॉर्चरी में बॉडी दे दी। जब आपने मॉर्चरी में बॉडी दी तो आपने क्या बोला? आपने कहा कि हर्षदेव जी आएंगे, वही अब तय करेंगे कि क्या करना है। हमने मॉर्चरी में बॉडी दी तो हमने कहा कि इनके बेटे के भी आने के अनुमान है, तो बेटे का आने का भी इंतज़ार किया जाए। और हर्ष जी अगर पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं तो वो आएँ और वो पोस्टमार्टम भी करवाएं। इसीलिए मतलब हमने बॉडी गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दी कि जो भी हर्ष जी चाहें वो कर सकते हैं। जैसे आपने कहा जो भी हर्षी चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब इस तरह से किसी का देहांत होता है और बेटे का इंतज़ार करना होता है तो शव मॉर्चरी में रखकर इंतज़ार नहीं लोग करते, शव अपने घर में रखकर लोग इंतज़ार करते हैं। जुनैद साहब, आपने देखा है बाहर मशीन पड़ी हुई है, हमने तो बॉडी मशीन में रखी थी। हमने तो ऐसा, हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम इस तरह की, मैं तो उससे नीच हरकत बोलती हूँ कि मॉर्चरी में बॉडी, माला जी का जो एक बॉडी को मॉर्चरी में रखना, इससे बड़ी शर्मनाक बात मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने जीते जी उनको लावारिस नहीं होने दिया। आज मर के वो लावारिस हैं क्योंकि आज उनमें प्राण नहीं है। वो मतलब वो क्या बोल सकती हैं अब, और मायके पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। और मुझे तो उन्होंने ससुराल जाने के लिए भी नहीं छोड़ा। मतलब क्या बोलेंगे मेरे ससुराल वाले? मेरे हस्बैंड क्या है, सलाथियों में मेरी शादी हुई है, एक रिप्यूटेड फैमिली है, मेरे बैंक ऑफिसर हैं मेरे हस्बैंड। मुझे तो गर्ज, मैं तो अपने आपके माध्यम से अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, भाई मैं तो घर बार आने वाली नहीं हूँ, किराए पर कहीं घर लेकर रहूँगी, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ूंगी। इनका क्या है, एक एलिगेशन है, कल दूसरा एलिगेशन है। इनका तो ये काम बन गया ना। और मैं उस घर में रह के, अपने ससुराल में रह के इनसे झगड़ा नहीं कर सकती। इज्जतदार लोग हैं, उनको मतलब उनको या ऐसे मतलब आप एक दामाद के साथ ऐसा कर रहे हो, क्या ऐसा होता है? अरे बेटियों के तो लोग पर्दे भी डाल देती हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि क्या जब से आपने ये कहा है कि बॉडी जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में है, क्या उसके बाद आपके भाइयों ने आपसे, किसी ने संपर्क किया, किसी ने आपको फ़ोन किया, किसी ने आपको बोला कि आप वहाँ पर रहिए, आप जाइए, हम आते हैं, कोई ऐसी बात हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सभी ब्रदर्स को बोल दिया कि ब्रदर डिसाइड करे। इसमें विलक्षण जी और मैं और मेरी सिस्टर, हम फैमिली में लास्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं। तो हमारे ऊपर बड़े हैं, परिवार है, ब्रादर है, तो ये ब्रादर का फैसला है कि मतलब माला जी को अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम के लिए ये क्यों नहीं जा रहे हैं और माला जी का संस्कार का डे फिक्स क्यों नहीं हो रहा है।
यानी कि इसका मतलब होगा कल अगर आपने रात को 11-12 बजे उनको वहाँ पर मॉर्चरी में छोड़ा है तो इस वक्त तो लगभग 12 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो उनके जीएमसी के साथ किसी ने संपर्क किया है, ना ही उनके पोस्टमार्टम को लेकर कुछ अभी तक सुनने में आ रहा है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि अभी तक हर्ष जी को वहाँ अपनी प्रेजेंस में पोस्टमार्टम करवा देना चाहिए था, वो इतना डिले क्यों कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ भाई साहब आप फ़ौरन जाइए और पोस्टमार्टम अपनी प्रेजेंस में करवाइए। लेकिन क्या आपको ये दुखद नहीं है कि मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए आप तय कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम होगा, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तय कर रहे हैं कि संस्कार होगा कि नहीं होगा, सोशल मीडिया के ज़रिए आप ये तय कर रहे हैं कि उनकी बॉडी मॉर्चरी में रखनी है, मतलब इतने बड़े एक शख्स की धर्मपत्नी को लेकर इस तरह का व्यवहार क्या एक बेटी के तौर पर और एक समाज, एक परिवार के सदस्य के तौर पर आपको सही लग रहा है? मेरी बात सुनिए ना, मैंने कहा कि मेरा तो ससुराल छूट गया ना, मैं तो अपने हस्बैंड के घर में जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि पहले मैंने पता नहीं कितने उनके रिक्वेस्ट करके माला जी को घर में रखा होगा, किस तरह से मैंने अपने बच्चों को, अपने पति को मोटिवेट किया होगा। आज मैं उधर उस घर में जाऊँ, उन्होंने बोला तेरे मायके वाले ने तो ये बोला, मैं तो उधर जा नहीं सकती ना। अब मुझे तो उस घर में जा नहीं सकती। मैंने अपने बच्चों को भी आपके माध्यम से बोल दिया कि बच्चे जो तुम नीट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो करो, तुम्हारी माँ अपने स्वाभिमान की लड़ाई लगी, तुम घबराना नहीं कि माँ घर नहीं आ रही है, माँ वह रहेगी, कहीं टेंट लगा के रह लेगी पर अपनी लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये जयमाला जी की बेटी मृगनयनी सिंह हैं। आपने इनसे सुन लिया कि इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि चूंकि हर्षदेव और बाकी परिवार में और 12-13 बड़े भाई हैं, उनको अब ये तय करना है कि उनको जयमाला जी का संस्कार कब करना है। हालांकि ये मामला पारिवारिक है, लेकिन प्रोफेसर भीम सिंह पारिवारिक जहाँ पर थे वहीं पर एक बहुत बड़े राजनीतिक आदमी भी थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे जम्मू संभाग की, जिन्होंने जम्मू संभाग में एक क्षेत्रीय दल बनाया और उस क्षेत्रीय दल के ज़रिए जम्मू संभाग में एक चेतना जगाने की कोशिश की, जम्मू संभाग के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि आपको भी आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, आपको भी जम्मू संभाग को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़नी है। सभी राजनीतिक दल उनका वो सम्मान करते थे और जिस समय उनका देहांत हुआ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके देहांत पर शोक व्यक्त किया। आज उनकी धर्मपत्नी जिनका देहांत हो चुका है, उनका शव इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की मॉर्चरी में पड़ा हुआ है और आप देख ही रहे हैं कि परिवार में क्या कुछ चल रहा है। क्या इस तरीके से अंत होना था प्रोफेसर भीम सिंह की कहानी का?